नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के विगत वर्षों के प्रश्नों की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी तक हमने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया था बिहार के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया था, आधुनिक भारत के इतिहास से संदर्भित चर्चा आपकी चल रही थी और उस चर्चा से संबंधित ये तीसरा वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। 3 वीडियो और आएंगे, तो 3 वीडियो में और आपका जो है ये मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत भी आपका समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 से 11 जो वीडियो बने हैं प्रत्येक 1 घंटे का है, जिनसे आपका पूरा इतिहास का जो खंड है, जिससे विगत 20 वर्षों में, यदि हम देखें विगत 20 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार राज्य विशेष में, वो आपके कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आपका टॉपिक वाइज भी एक सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल तक चर्चा किया है। मौर्योत्तर काल की वीडियो आपको, उसके बाद की जो वीडियो है गुप्त काल तक और संगम युग तक, वो आपकी कल मिल जाएगी। तो इससे हमारा प्राचीन भारत का इतिहास भी क्विक रिवीजन की दृष्टि से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 50 है और सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं वर्ष भी बताता चलूंगा, तो यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप उस चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी 50 प्रश्न हैं, जैसे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, वो उसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि परीक्षा से पहले हमें कुछ टॉपिक पता हो कि हमारे इतिहास से संदर्भित मान लीजिए 100 टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको कम से कम, यदि आप पूरे का रिवीजन ना कर सको तो कम से कम उन 100 टॉपिक का आप अच्छे से रिवीजन कर सको। इसलिए आपको प्रयास करना है कि जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, उनको भी नोट डाउन करने का प्रयास किया करें। लास्ट में परीक्षा के पहले, लगभग आप मान के चलिए कि जनवरी में परीक्षा है, तो दिसंबर लास्ट में आपको मैं प्रत्येक विषय के संदर्भ में कुछ टॉपिक आपको बता दूंगा कि कम से कम आपको इतना तो पढ़कर ही जाना है। तो एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं और ये प्रश्न जो है ये 2001 और 2 में पूछा गया था 45वीं बीपीएससी में। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या एस.एन. बनर्जी। इन 4 नामों में से कौन सा सही है आपको बताना है। बात हो रही है गरम दल की। आप जानते हो सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां पे नरम दल और गरम दल में एक समझौता हुआ था। इसके बाद आपको लखनऊ अधिवेशन याद आना चाहिए। लखनऊ अधिवेशन क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में विघटन हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस प्रश्न को देखें और सही जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। आप जानते होंगे कि गरम दल के 4 प्रमुख स्तंभ थे। 4 प्रमुख स्तंभों में 3 का नाम तो आप अक्सर सुनते होंगे। कौन? लाल बाल पाल का नाम आप अक्सर सुनते होंगे। लाल से हो गए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसके बाद दूसरे नंबर पे आगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरे नंबर पे आगे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम हमेशा आपको याद रहने चाहिए। और जो इसमें चौथा स्तंभ था वो था अरविंद घोष के रूप में। तो चौथा स्तंभ जो था अरविंद घोष, तो अरविंद घोष आपके विकल्प में ए स्थान पर है, इसलिए ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो याद रखना है कि गरम दल के जो 4 स्तंभ थे उनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। साथ ही साथ चौथे स्थान पर इसमें आते थे अरविंद घोष। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में से जो ये त्रिगुट था, विशेष रूप से इन त्रिगुट में से आपको याद रखना है कि लाल बाल पाल, इन तीनों में से केवल एक व्यक्ति ऐसे थे जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाए थे। उनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में, यह अधिवेशन आपको याद आना चाहिए, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है कि इस त्रिगुट में से, लाल बाल पाल के इस त्रिगुट में से केवल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लाला लाजपत राय, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बाकी अन्य किसी को कांग्रेस की अध्यक्षता का अवसर नहीं मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है और ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2011 में 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो बताएं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? चलें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है सदगुरु दास बनर्जी। क्या नाम याद रखना है? सदगुरु दास बनर्जी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, सदगुरु दास बनर्जी। क्यों याद रखना है ये नाम? इसलिए याद रखना है क्योंकि सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना थी वो सदगुरु दास बनर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी यदि हम बात करें तो ये की गई थी 15 अगस्त को और वर्ष था 1906। 15 अगस्त वर्ष 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या दूसरे शब्दों में इसी को आप बोलते हो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, तो इसकी स्थापना सदगुरु दास बनर्जी द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है और इसका डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या जो 3 है ये आपकी परीक्षा में वर्ष 2001 में पूछा गया है। चले, तो साथ साथ जो फैक्ट बताए जा रहे हैं साथ साथ उनको नोट करते हुए भी चलना है। यहां पे बोला जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? मतलब अभी तक आपने देखा था त्रिगुट, लाल बाल पाल का त्रिगुट देखा था, साथ ही साथ अरविंद घोष को चौथे स्तंभ के रूप में देखा था, तो वो संबंधित थे गरम दल से। यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रश्न एक प्रकार से देखा जाए तो वही है लेकिन शब्दों का खेल किया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। कहने का मतलब है कि इनमें से जो व्यक्ति हैं वो नरम दल से नहीं बल्कि कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं। तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कौन सा नाम सही है आपको बताना है। अब इससे आसान सा प्रश्न आपकी परीक्षा में तो नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से सबके सही होने चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप बताते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कुछ लोग बताते हैं, तो आपको भी प्रयास करना है कि आप अपना स्व मूल्यांकन करें। और विगत वर्षों के माध्यम से यदि स्व मूल्यांकन करते हैं तो आपकी तैयारी को जांचने का सबसे बेहतर तरीका है कि विगत वर्षों के प्रश्न यदि हल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी चीज़ें सही हैं, आपको परीक्षा में भाग लेना चाहिए। यदि विगत वर्षों के प्रश्नों में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है और पहले आपको सुधार करना है, उसके बाद परीक्षा में भाग लेना है। यहाँ पे यदि हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ साथ अरविंद घोष जो हैं ये गरम दल से संबंधित थे। तो इन चारों में से एक नाम आपको यहाँ पर दिखाई दिया बाल गंगाधर तिलक का, तो इसलिए आपका ए विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 बोला जा रहा है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? इनके आंदोलन की पद्धति क्या थी ये आपको बताना है। चले बताएं। पहला है असहयोग, दूसरा है राजवाम बंध आंदोलन, तीसरा है अनुकूल प्रविघटन और चौथा है अविधेयक। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा है जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। आपको बता दें कि नरम दल के जो नेता थे इनका उद्देश्य था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, साथ ही साथ जनता में राजनैतिक जागरूकता का प्रसार करना। तो भारतीयों की भागीदारी प्रशासन में, साथ ही साथ राजनैतिक चेतना के प्रसार के लिए जो इनकी पद्धति थी वो बी विकल्प में है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। और इसी को इंग्लिश में एक वर्ड आता है, उस नाम से जानते हैं, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बात की जाए या राजवा
राजवाम बंद आंदोलन की बात की जाए, बात एक ही है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपको बता दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सूरत अधिवेशन की बात, तो मैंने यह भी बताया था कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन क्यों मैंने बताया था, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता किया था सबसे पहली बात अंबिका चरण मजूमदार ने, ये नाम आपको पता होना चाहिए, अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 के इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, इनमें समझौता हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यहाँ पे दोनों कांग्रेस के दोनों घटों में समझौता हुआ था। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि यहीं पर 1916 के ही अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी जो समझौता हुआ था वो वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से या लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। जो फैक्ट हैं यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर थे आपको बताना है। 4 नाम दिया हुआ है और आपको बता दें ये जो प्रश्न है ये आपके 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से हमें यह पता चलता है कि कहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जहां से जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उस पर हमें बेहतर रिवीजन की ज़रूरत होती है। इसको बताएं, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर थे आपको बताना है। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह, किसको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? चले बताएं, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनके कई अन्य उपनाम थे, जैसे इनका एक उपनाम था पंजाब केसरी, ये भी इनका उपनाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का इनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और उस जुलूस के नेतृत्व करने के दौरान पुलिस द्वारा इनके सर पर लाठियां बरसाई गई थी, जिसके कारण उस दुर्घटना के कुछ समय बाद, उस घटना के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और 27 नवंबर 1928 को इनकी घायल अवस्था में होने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, बात एक ही है, लाला लाजपत राय आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? अभिनव भारत एक संस्था थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत संस्था से इनमें से कौन से संबंधित हैं आपको बताना है। चलें बताएं, अभिनव भारत से इनमें से कौन से संबंधित हैं? आपने एक नाम सुना होगा विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम सुना होगा? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीडी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, बात एक ही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अभिनव भारत, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर जो है वो है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर इसका सही उत्तर है। आपको बता दें वर्ष 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि पूछा जाए कहाँ पर हुई थी तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना नासिक में हुई थी। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, यह आपको पता होगा। पहले बात आपको बता दें, यह भी आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 1899 में एक संस्था बीडी सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी जिसका नाम था मित्र मेला। ये जो मित्र मेला नामक संगठन था बाद के वर्षों में इसी का नाम बदलकर कर दिया गया था अभिनव भारत। तो यह याद रखना है कि अभिनव भारत कोई नई संस्था नहीं थी, बल्कि मित्र मेला संगठन जो कि बीडी सावरकर द्वारा वर्ष 1899 में स्थापित की गई थी, उसी का परिवर्तित
स्वरूप है, परिवर्तित रूप है अभिनव भारत, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे संस्थाओं की बात हो रही है, तो मैं कुछ संस्थाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है यह भी बता रहा हूँ। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात, रामकृष्ण मिशन पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा चलाया गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद एक पूछा जाता है अक्सर कि खुदाई खिदमतदार संगठन जो था ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है खुदाई खिदमतदार संगठन जो है ये अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है हरिजन सेवक संघ, और आपको बता दें हरिजन सेवक संघ जो संगठन है यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो संगठन था इसको स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? संगठन का नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो याद रखना है आज़ाद हिंद फौज जो था इसका जो गठन किया गया था, आज़ाद हिंद फौज जो स्थापित किया गया था ये संस्था, इसको स्थापित किया था रास बिहारी बोस ने। याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने इसको स्थापित किया था। कई जगहों पर आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो संगठन था ये रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे इसके नेतृत्व करता थे। सबसे पहला जो नेतृत्व प्रदान किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस। अब यहीं से यदि पूछ लिया जाए आज़ाद हिंद सरकार, एक संगठन दूसरा आ जाता है आज़ाद हिंद सरकार। तो याद रखना है कि आज़ाद हिंद सरकार नामक जो संगठन था इसकी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए आज़ाद हिंद फौज तो आपको बताना है रास बिहारी बोस। इतनी जानकारी इस प्रश्न से होनी चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित, खुदाई खिदमतदार अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी से संबंधित, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोला जा रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया आपको बताना है। चले बताएं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आप जानते हो कि वर्ष 1908 में, यहाँ पे याद रखना है आपको कि वर्ष 1908 की ये घटना है। और वर्ष 1908 में 2 क्रांतिकारी थे हमारे, इनके नाम आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। पहला है खुदीराम बोस और दूसरे का जो नाम आता है वो आता है प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये 2 नाम आपको याद रखना है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा यहाँ पर बम फेंका गया था, हत्या का प्रयास किया गया था। और इनमें से बाद में खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा हुई थी, बाकी की प्रफुल्ल चाकी ने उसी समय आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए कि खुदीराम बोस को जो है फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये फैक्ट आप नोट करते चलिएगा, जितने भी जानकारी अतिरिक्त दी जा रही है उसको आपको नोट करते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था आपको बताना है। इनमें से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? चले बताएं। चले जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था?
कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो इसमें से आप कह सकते हो कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता या द टाइम्स ऑफ इंडिया। 4 समाचार पत्र इनमें से दिए हुए हैं। बोला जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रवादी नहीं था। आपको बता दें, इसमें एक समाचार पत्र आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको बता दें, जब बात हो रही है समाचार पत्रों की, कुछ समाचार पत्रों के नाम मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा इसमें अभ्युदय, नाम आपने सुना होगा अभ्युदय। दूसरा था लीडर, ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। तीसरा है हिंदुस्तान। ये तीनों के तीनों जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी, चाहे अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इसका संपादन कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। ये आपको पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय। दूसरा आपको क्रम पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, और आपको बता दें इंडिपेंडेंट का संपादन किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्मयोगी एक पत्रिका थी, कर्मयोगी, युगांतर, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। और तीसरा है वंदे मातरम। तो ये तीनों, कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम, इन तीनों का संपादन किया था अरविंद घोष ने। तो ये 3 प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं। और इस तरह से जो भी आप समाचार पत्र प्रमुख रूप से देखते हैं जहां से बिहार में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके संपादक कौन है वो आपको याद होना चाहिए, उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इनमें से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी? आपको बताना है। बताएं, इनमें से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी? संध्या, युगांतर, गदर या यंग इंडिया? और इसमें ई विकल्प भी दिया हुआ है क्योंकि यह प्रश्न जो है ये नवीनतम प्रश्न है। नवीनतम प्रश्न का मतलब नए पैटर्न के आधार पर वर्ष 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पत्रिका है या कौन सी पत्रिका है जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी। इसका सही उत्तर है, आपको बता दें, यंग इंडिया। यंग इंडिया, आप जानते हो कि यंग इंडिया का जो संपादन था ये किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। क्या महात्मा गांधी ने एकमात्र पत्रिका का संपादन किया? नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई सारी पत्रिकाएं थी, जैसे हरिजन। हरिजन का संपादन किया महात्मा गांधी ने। हरिजन के बाद नवजीवन का संपादन किया महात्मा गांधी ने, ठीक है। नवजीवन के साथ हिंद स्वराज का संपादन किया था, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज के साथ साथ आपको बता दें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो महात्मा गांधी से जो जुड़ी हुई पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया, हरिजन, इसके बाद नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पत्रिकाएं हैं जो कि संबंधित है महात्मा गांधी से। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन क्या है? मतलब कि जिस क्रम में यहाँ पे पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि उसी क्रम में आप इनके संपादकों के नाम बताएं। तो सबसे पहली बात इसमें है कि जो इसमें पत्रिकाएं हैं उनके संपादक का नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि द हिंदू यहाँ पे दिया हुआ है। द हिंदू की यदि हम बात करें तो इसके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के संपादक हैं। केसरी की यदि हम बात करें तो आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक हैं। बंगाली की यदि हम बात करें तो आप जानते हो सुरेंद्र नाथ इसके संपादक हैं, ठीक है। तो तीनों से हम उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे द हिंदू किससे है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो यहाँ पे दिया है, सी विकल्प में दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है केसरी, केसरी है बाल गंगाधर तिलक, ये भी दिया है आपका, ठीक है। तीसरे नंबर पर है बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यहाँ पे गंगा प्रसाद है, तो ये तो विकल्प सही नहीं होगा।
आपने डी विकल्प में देखा है कि ये तीनों क्रम दिए हुए हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका डी विकल्प सही होगा। बाकी की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तानी पत्रिका का संपादन किया था गंगा प्रसाद वर्मा ने, और सुधारक नामक जो पत्रिका है इसका संपादक किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये आपको पता होना चाहिए। तो डी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसने कहा था, आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न, इसके बाद आपको जवाब देना है। चले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह सबसे पहले किसने कहा था? प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। 4 नाम दिए हुए हैं, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। तो आप सब जानते होंगे ये बहुत ही पॉपुलर नारा था, लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये नारा दिया गया था। और लखनऊ अधिवेशन की जब बात आती है वर्ष 1916 के, तो आपको याद रखना है कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, साथ ही साथ उस अधिवेशन में विशेष रूप से क्या घटनाक्रम हुए हैं, जैसे मैंने अभी 2 बार आपको बताया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया बाल गंगाधर तिलक, सी विकल्प। इसको बताएं। यहां पर भी वही प्रश्न है, ठीक है, इसको बोलें, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, आपको बताना है। 4 नाम देखने को मिल रहे हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा सही है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय क्रांति की जननी, तो ये बोला जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा 22 अगस्त, ये तिथि आपको याद होनी चाहिए, 22 अगस्त वर्ष 1907 को एक स्थान है स्टुटगार्ड, क्या स्थान का नाम है? स्टुटगार्ड, और ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा द्वारा 22 अगस्त वर्ष 1907 को स्टुटगार्ड जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का, या आप कह सकते हैं भारतीय स्वाधीनता का जो झंडा फहराया गया था वो यहीं पर फहराया गया था वर्ष 1907 में 22 अगस्त को। और इनके इसी योगदान के लिए, क्योंकि ये लगातार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही हैं, और इनके इसी योगदान के लिए जो है इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, मैंने स्थान का नाम बताया कि जर्मनी में पड़ता है, वहां पर फहराया गया था। तो उस आधार पे आप टिक कर सकते हो कि सी विकल्प सही उत्तर है। चलें, इसको बताएं। ये भी यहाँ पे अब क्या, अभी तक स्थान का नाम था, फिर से स्थान का नाम है। कभी कभी हो सकता है कि प्रश्न ऐसे बन जाए और आपसे स्टुटगार्ड स्थान ना पूछ के देश का नाम पूछ लिया जाए, तो वहां पे भी तैयार रहना है कि देश का नाम है जर्मनी। चले, इसको बताएं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आप जानते हो क्रांतिकारी विचारों का जो प्रभाव था वो भारत से बाहर भी हुआ था, जैसे कि लंदन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो जो क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ था, कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय जाता है इन्हीं लोगों को जाता है जिनके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई। तो लंदन में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। अब आपको बताना है कि ये कौन है, क्या नाम है इनका, ये आपको बताना है। चलें, प्रश्न सबसे पहले देखें।
प्रश्न में कुछ नाम दिए हुए हैं और उन नामों में से आपको चुनाव करना है। नाम कौन कौन से हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास, और ई विकल्प भी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आप जानते होंगे कि वर्ष 1905 में लंदन में भी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और वहीं पर इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के जो जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा लंदन में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया गया, उसका श्रेय जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ए विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग मतलब बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा इनमें से आंदोलन था जो प्रारंभ हुआ था, और कहीं ना कहीं उसके प्रारंभ होने की जो आप कह सकते हो कि उसकी जो शुरुआत थी वो बंग भंग आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन था जो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। आप जानते हो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, तो याद रखना है 20 जुलाई 1905। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो आपको बताना है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आप जानते हो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी हुई थी जब इसी के बाद बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो उसी दौरान इसकी भी बात की गई थी स्वदेशी आंदोलन की। तो ये याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। साथ ही साथ बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। ये दोनों तिथियां भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। और 1906 में जो मैंने बताया कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी पहले पारसी व्यक्ति हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग भी की गई थी। प्रश्न संख्या 18, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? सबसे पहली बात देखो, एक जवाब आपको प्रश्न से ही मिल गया कि यदि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन किसके समय काल में हुआ, तो आपको बताना है बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, कब रद्द हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि रद्द कब हुआ। वर्ष 1911, वर्ष 1904, वर्ष 1906, वर्ष 1907। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है वर्ष 1911। क्यों सही उत्तर है? क्योंकि सबको पता है कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, अब जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो इसमें कुछ लोग आए भी थे, जैसे कि सम्राट जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, और सम्राट जॉर्ज पंचम के साथ महारानी मैरी भी यहाँ पर आई हुई थी। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में किसने किसने प्रतिभाग किया, तो याद रखना है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने यहाँ पे अपना समय दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी दिल्ली दरबार में जो कि 12 दिसंबर को आयोजित हुआ था, इसी दौरान बोला गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई, मतलब राजधानी भी परिवर्तित की गई। तो याद रखना है राजधानी का परिवर्तन साथ ही साथ बंगाल विभाजन को रद्द करना एक ही समय की घटना है। वह कब की है? वह है दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के समय की, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब यहीं पर यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि जैसे कि अभी आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, तो बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जवाब है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ मतलब दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था तो उस समय भारत में वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। चलें बताएं, स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। बात हो रही है स्वराज प्रस्ताव की, तो स्वराज प्रस्ताव जो था वो स्वशासन से जुड़ा हुआ था, स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए था, इसलिए बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, 20वीं सदी, यहाँ पे नदी लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना है, ठीक है। 20वीं सदी की बात हो रही है कि प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 20वीं आप कह सकते हो शताब्दी के पहले, तो ये क्यों हुआ, विभाजन आखिर क्यों हुआ, क्या कारण था जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आपको बताना है। तो चलिए बताएं कि कांग्रेस में विभाजन हुआ तो आखिर क्यों विभाजन हुआ, ये आपको बताना है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें बताएं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसका कारण क्या था। तो आपको बता दें, जो विभाजन हुआ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में, कहीं ना कहीं कांग्रेस आंदोलनों की रणनीतियों पर, क्योंकि जो गरम दल और नरम दल के लोग थे दोनों की रणनीति अलग थी, मेल नहीं खाती थी। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, साथ ही साथ कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो कहने का मतलब है कि उपयुक्त तो सभी, डी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। एक से अधिक कारण इसके हैं। इसको बताएं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह कथन किसका है? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड रिटन, W.W. हंटर, H.N. बेल्सफोर्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें, एक पुस्तक थी द इंडियन मुस्लिम, एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक का नाम था द इंडियन मुस्लिम। याद रखना है इस पुस्तक को भी। द इंडियन मुस्लिम नामक जो पुस्तक थी, इसको लिखा था W.W. हंटर ने, ठीक है। तो W.W. हंटर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में W.W. हंटर ने इस बात को कोट किया था, इस बात की चर्चा की थी, इस बात को अंकित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.W. हंटर, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई आपको बताना है। चलिए बताएं, HRA की स्थापना कब हुई? आपको बता दें कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना में 3 महत्वपूर्ण लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है सचिंद्र सान्याल, ये आपको याद रखना है, सचिंद्र सान्याल, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था। सचिंद्र सान्याल के बाद इसमें नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी इसमें योगदान था। और तीसरा नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो इन तीनों में से कोई भी आपके विकल्प में है, आप उनको टिक करोगे, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले आपको खोजना है अपने जवाब में सचिंद्र सान्याल का नाम। यदि उनका नहीं मिलता है तो चंद्रशेखर का नाम खोजना है, यदि उनका भी नहीं मिलता है तो राम प्रसाद बिस्मिल का खोजना है। यदि इनमें से कोई 2 नाम आपकी परीक्षा में दिए हुए हैं तो आप ई विकल्प को टिक करोगे, क्योंकि नवीनतम आपके जो पैटर्न है उसके आधार पे यदि 1 से अधिक सही होता है तो हमें ई विकल्प की तरफ जाना होता है। तो ई विकल्प को आप टिक करोगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी, ठीक है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, ये आपको बताना है। तो चलें बताएं, करजन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? चलें बताएं, करजन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? इनमें से कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। करजन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? आपको बता दें, इनकी हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। कहां पर की थी? 1 जुलाई वर्ष 1909 में इनको लंदन में इनकी हत्या की थी। तो इसका सही उत्तर है मदन लाल ढींगरा। इसको बताएं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किसका आधार बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो किसका आधार बनी, आप में से बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं और इन 4 विकल्पों में यदि आप देखो तो है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो रिपोर्ट थी ये अंत में भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक, ये जो एक लेख है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? एक लेख था जिसका नाम था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ये एक लेख की श्रृंखला थी, कोई एक लेख नहीं था बल्कि एक श्रृंखला थी और इसमें बताया गया था कि कांग्रेस किस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क में नहीं है और इसके संपर्क में ना होने के कारण कांग्रेस की इस लेख में आलोचना की गई थी। तो बोला जा रहा है कि इस लेख को किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, अरविंद घोष, A.O. ह्यूम, G.K. गोखले या B.G. तिलक। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा ये लेख लिखा गया है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड और इन्होंने इसमें बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो सर्वहारा वर्ग से जुड़ाव स्थापित नहीं कर पा रही है, जिसके कारण भारतीय आंदोलनों में सभी वर्गों का जो आप कह सकते हैं योगदान है वो उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसको बताएं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? काकोरी कांड हमेशा याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से किसको फांसी की सजा दी गई, आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसको फांसी दी गई, ये आपको बताना है। चलें, आप जानते हो काकोरी लूट कांड जो था ये 9 अगस्त वर्ष 1925 को हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले तिथि आपको पता होना चाहिए। 9 अगस्त वर्ष 1925 को ये घटना हुई थी और आपको बता दें इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पहला नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी बता रहा हूं मैं। दूसरा नाम आता है अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, अशफाक। तीसरा नाम आता है रोशन लाल और चौथा नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को फांसी की सजा इस केस में हुई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, आपको बता दें सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पुलिस की पकड़ से दूर थे, मतलब पकड़ में नहीं आए थे। तो कहने का मतलब है यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए काकोरी ट्रेन डकैती
तो इन 4 नामों को तो आपको याद ही रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। साथ ही साथ सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और चंद्रशेखर आजाद का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पकड़ से बाहर थे। तो इनमें देखें 4 नामों में कौन सा नाम देखने को मिलता है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां यहां देखने को मिल रहा है एक क्रम, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहीं पे हमें कर लेना चाहिए कि देख लें कहीं अशफाक उल्ला खां के साथ साथ रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी का नाम तो नहीं है विकल्प में, यदि होगा तो हमें ई विकल्प टिक करना है। तो देखेंगे हम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस हैं, दूसरी घटना से संदर्भित हैं, कहने का मतलब है ए विकल्प सही उत्तर है। तो इस घटना से 4 लोग को फांसी दी गई थी, ये 4 लोगों का नाम याद आना चाहिए, सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम याद रखना चाहिए और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आपको याद आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। देखो अभी आपने देखा था HRA, अब HSRA मतलब सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे, आपको बताना है। तो आप बताएं कि इनमें से संस्थापक नेताओं में से कौन थे, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह। तो आप जान रहे हो कि इसका सही उत्तर क्या है, भगत सिंह। भगत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलें बताएं, भगत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि BR अम्बेडकर इससे नहीं जुड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण भी। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको बता दें कि वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी जिसका नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आजाद ने, और इसी समय चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने की सहमति दी थी, करने की संस्तुति दी थी। तो चंद्रशेखर आजाद के सुझावों पर ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। कब किया गया, वर्ष 1928 में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में किया गया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां अक्सर हम सुनते हैं और इसका जवाब भी हम गलत कर देते हैं। तो आपको बताना है सबसे पहली बात कि किसके द्वारा ये लिखी गई हैं। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। जब आप बिस्मिल देखते हो तो कहीं कहीं लिखा होता है राम प्रसाद बिस्मिल, और हम अक्सर टिक कर देते हैं कि ये पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं बिस्मिल अजीमाबादी, एक शायर थे जिनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। तो ये पंक्तियां हैं बिस्मिल अजीमाबादी की, ये आपको पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां नहीं हैं, अक्सर हम इसको गलत करते हैं, इन त्रुटियों को हमें सुधार करना है। तो इसके लेखक हैं बिस्मिल अजीमाबादी, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना के रचयिता कौन हैं। अब देखो ये प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पे देखो आपको राम प्रसाद बिस्मिल का नाम दिया हुआ है, तो हम याद कर लेते हैं अक्सर बिस्मिल, तो हम यहाँ पे गलत कर बैठते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को हम टिक कर देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल इसके रचयिता नहीं है, बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी जो कि एक शायर थे वो इसके रचयिता हैं। इसलिए इस प्रश्न का यदि हम उत्तर देखेंगे तो बी विकल्प पर हम जाएंगे। बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, सॉरी ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल सही उत्तर नहीं है। इसको बताएं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चले बताएं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अब यहीं पे आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि इसकी रचना किसने किया। इंकलाब जिंदाबाद जो है ये नारा तो किसने दिया, ये तो बात की बात है, इसकी रचना किसने किया, ये रचना किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंकलाब जिंदाबाद जो रचना है यह है कवि मोहम्मद इकबाल की। किसकी रचना है,
कवि मोहम्मद इकबाल की ये रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले एक नारे के रूप में इंकलाब जिंदाबाद का जो प्रयोग किया था वो भगत सिंह ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है, रचना तो ये है मोहम्मद इकबाल की, लेकिन इसको एक नारे के रूप में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किया भगत सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। बोला जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब हुई? आप जानते हो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुई थी। ठीक है, और असेंबली में भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त ने भी बम फेंका था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन तीनों लोगों को फांसी की सजा कब सुनाई गई, कब दी गई फांसी? तो आपको बताएं, वो दिन था 23 मार्च का और वर्ष था 1931। तो याद रखना है 23 मार्च वर्ष 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दी गई थी। इसको बताएं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? असेंबली में जब बम फेंका था इन्होंने तो इनकी उम्र क्या थी? आपको बता दें कि सरदार भगत सिंह का जो जन्म था ये वर्ष 1907 में हुआ था और असेंबली में जो बम फेंका गया था वो घटना थी 8 अप्रैल वर्ष 1929 की। तो आप कह सकते हो कि 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा की उम्र रही होगी। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? आपको बताना है, चलें बताएं। अनुशीलन समिति क्या थी, किससे जुड़ाव थी? नारी उत्थान के प्रति, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या एक क्रांतिकारी संगठन? अनुशीलन समिति क्या है आपको बताना है। चलें, अनुशीलन समिति पश्चिम बंगाल से संबंधित है और आपको बता दें अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, चटगांव कहीं देखने को मिलता है, कहीं चिटगांव देखने को मिलता है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? बताएं, शस्त्रागार था चटगांव का जहाँ पे लूट हुई थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसकी योजना थी, इस योजना को किसने बनाया था? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतिन दास? आपको पता होगा मास्टर दा के नाम से मशहूर सूर्यसेन द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये जो छापामारी की योजना थी ये बनाया था सूर्यसेन ने और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 12 जनवरी वर्ष 1934 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सूर्यसेन या मास्टर दा, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया आपको बताना है। बताएं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो, आपको बता दें अरविंद घोष ने एक पुस्तक रचित की थी जिसका नाम था वंदे मातरम और वंदे मातरम नामक अपनी इस पुस्तक में अरविंद घोष ने बताया कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजों को अब जल्द से जल्द भारत छोड़ देना चाहिए जब तक कि उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है तब तक उससे पहले ही इनको छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब था, इनका कहना था कि जो अंग्रेज विरोध, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इस समय काल में विरोध प्रदर्शनों की जो आग थी वो थोड़ी सी दब गई थी, नम हो गई थी। तो उनका कहना था पुस्तक में कि जब दूसरा अगली चिंगारी जब तक कि आग का रूप ले उससे पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए और इनकी एक सम्मानजनक स्थिति रहेगी। तो इसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। नाम है अरविंद घोष। इसको बताएं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलें, सोहन सिंह भाखना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और कब हुई थी ये आपको बताना है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा की गई, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई। कब की गई, तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1913, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था आपको बताना है। यहाँ पे है लाला हृदयलाल की गिरफ्तारी, कामारागाटा मारू घटना या प्रथम महायुद्ध का शुरू होना
या करतार सिंह सराभा को फांसी देना। आप जानते हो गदर क्रांति जो छिड़ा था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छिड़ा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने एक अवसर के रूप में लिया, क्योंकि ब्रिटेन उस समय प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था, और उसको एक अवसर के रूप में इन्होंने लिया कि यदि इस समय हम क्रांति करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रिटेन को, इंग्लैंड को घुटने टेकने पड़ेंगे और हमें आज़ादी मिल सकती है। तो एक अवसर के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको लिया गया था। इसका सही उत्तर है सी विकल्प। इसको बताएं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बताएं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वक्तव्य किसका है आपको बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वक्तव्य किसका है? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वक्तव्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक से संदर्भित है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, सिर्फ वर्गों के लिए नहीं, ये सूत्र किसने दिया था? सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू या गोपीनाथ साहा? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ये जो कथन है, ये जो विचार हैं, ये सी राजगोपालाचारी के हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है इसको लिखा था चित्तरंजन दास ने, जिनको सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इस तरह की पुस्तकें, जैसे आप जो आपने 7 से 8 पुस्तकें देखी हैं, उनको आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पर पहली बार स्वराज की मांग भी की गई थी? आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी ने बंगाल विभाजन के बाद हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यहीं पर पहली बार उनके द्वारा स्वराज की मांग भी की गई थी। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। आपको बता दें कि इनमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है और इन 3 व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह खान। पहला नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह खान, डी विकल्प में है। दूसरा नाम आता है आगा खां। तीसरा नाम आता है मोहसिन उल मुल्क। क्या नाम आता है? मोहसिन उल मुल्क। अब आज के समय में यदि ये प्रश्न होता तो यहाँ पे ए विकल्प भी दिया होता, और यदि ई विकल्प दिया होता तो इस प्रश्न के जवाब के लिए हम ई विकल्प का चुनाव करते, क्योंकि आगा खां भी इससे जुड़े हुए हैं और नवाब सलीमुल्लाह खां भी इससे जुड़े हुए हैं। तो बिहार राज्य विशेष की आप तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों में से यदि 2 नाम आपको दिखता है तो आप ई विकल्प की तरफ जाओगे, क्योंकि तीनों में से तीनों प्रमुख हैं जो इस संगठन को बनाने में योगदान दिए। तो तीनों नाम याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क और आगा खां। तीनों का नाम जुड़ता है इस लीग से, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से 3 लोगों का नाम जुड़ता है, तीनों आपको याद रखना है। बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो हम ई विकल्प पे जाएंगे। यदि हम किसी अन्य राज्य विशेष की परीक्षा दे रहे हैं जहां पर ई विकल्प नहीं दिया हुआ है और तीनों के तीनों नाम दिए हुए हैं, तो सबसे पहला जो आपको, यदि तीनों नाम दिए हों और किसी एक को चुनना हो तो आप चुनोगे नवाब सलीमुल्लाह खान को। यदि इनका नाम नहीं दिया है, बाकी 2 नाम दिए हुए हैं, तो आप चुनोगे आगा खां। कहने का मतलब है यदि क्रम इनका रखना हो तो सबसे पहले याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खां, दूसरे नंबर पर आगा खां। ठीक है, चलें अगला। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? आप जानते हो 1906 में 1 अक्टूबर 1906 में
आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम मंडल ने जो है मुलाकात की थी और यहाँ पर इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। और आगे के जो आपके अध्यादेश आए, जो अधिवेशन हुए, उनमें आपने देखा कि किस प्रकार से इनकी मांग लगातार जोर देती रही, इन मांग को लगातार मनाने का भी प्रयास किया गया और पृथक निर्वाचन प्राप्त करने में सफल भी रहे थे। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? किस अधिनियम में सबसे पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई? तो आप जानते हो मार्लो मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी में सबसे पहले पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इनमें से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की बात आती है तो दो नाम प्रमुख से आते हैं, एक तो एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक। अब इसमें दो नाम और हैं, एम सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. आलकाट। आपको बता दें, जो डी विकल्प में नाम दिया हुआ है टी.एस. आलकाट, ये जुड़ते थे थियोसोफिकल सोसाइटी से। इनका जुड़ाव था थियोसोफिकल सोसाइटी से, इसलिए इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? वह कौन सा अधिवेशन था जहां पे होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर सके थे? तो यह अधिवेशन था वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, जहां पे कांग्रेस के दोनों दलों में समझौता हुआ था, साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। तो इसमें यदि हम देखें तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब ये तो हो गए आज के प्रश्नों की बात। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारी उपाधियाँ संबंधित व्यक्तियों को दी गई हैं और उनसे संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन उपाधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन उपाधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला आपको याद रखना है, एक उपाधि है, बोलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की जो ये उपाधि थी, ये किसको दी गई थी? यदि हम बात करें तो ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसने दिया था? यदि हम बात करें गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आपको सही जवाब चुनना है महात्मा गांधी। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए, उपाधि है महात्मा। अब महात्मा की जो उपाधि थी, ये दी गई थी महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा की जो उपाधि थी, ये दी गई थी महात्मा गांधी को। अब किसके द्वारा दी गई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें आता है नेताजी। ठीक है, उपाधि का नाम है नेताजी। किसको दी गई थी यदि हम बात करें, तो ये दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस को जो है नेता की उपाधि किसने दी थी, नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना है एडोल्फ हिटलर द्वारा। एडोल्फ हिटलर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं सरदार भी एक उपाधि थी। किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ठीक है, इसके साथ आता है कायदे आजम। कायदे आजम की जो उपाधि थी, ये दी गई थी किसको? जिन्ना को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है विवेकानंद की। ठीक है, विवेकानंद उपाधि,
उपाधि का नाम है विवेकानंद। किसको दी गई थी? स्वामी विवेकानंद को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी यदि पूछ लिया जाए तो महाराज खेतड़ी के द्वारा दी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उपाधियां हैं, ये प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के नाम हैं और ये किसके द्वारा दिए गए हैं उनके नाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है और 2 से 3 कक्षाएं और लगेंगी जिसमें हम आपके आधुनिक भारत को संपूर्णतः से समाप्त करेंगे और उसके बाद बिहार स्पेशल की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।